भूपेश का पीएम मोदी के नाम ये पत्र चुनावी साल में सियासी उबाल ले आया है और आरक्षण को लेकर चल रही सियासत फिर से जोर पकड़ने लगी है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने ओबीसी वर्ग की राष्ट्रीय जनगणना कराने की बात कही। इससे पहले सीएम भूपेश राज्यपाल को भी पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने ओबीसी महासंघ और पिछड़ा कल्याण संघ से मुलाकात करने का अनुरोध किया था। अब पीएम को लिखे पत्र को लेकर मुख्यमंत्री बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। 76% का प्रस्ताव पारित हुआ है, लेकिन अभी तक के हम लोग 2 दिसंबर संपादित करके राजभवन भेजे हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। दूसरी तरफ जो बिहार में जो जातिगत जनगणना किया जा रहा है, उसमें भी हाई कोर्ट में तो उन्होंने उसको स्टे देने से मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल है तुषार मेहता जी, वो खड़ा होकर इस जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आरक्षण विरोधी है। ओबीसी वर्ग से आने वाले सीएम भूपेश बघेल चुनावी साल में ओबीसी वर्ग के हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि लंबे समय से प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू है, जिसके मुताबिक ओबीसी वर्ग के हिस्से 14% रिजर्वेशन आता है। प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग के लिए कांग्रेस 27% आरक्षण की बात करती आई है और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मिला प्रतिसाद भी उसी का नतीजा था। मौजूदा हालात के मुताबिक तो आरक्षण की स्थिति बदलती नजर नहीं आ रही और ऐसे में कांग्रेस अब इस मुद्दे को गरमा कर ही अपना पक्ष मजबूत करती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के दांव पर बीजेपी जरूर हमलावर है। मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं उनका बहुत अच्छा काम है, पीएम को पत्र लिखना, अपने जवाबदारी से बचना और केंद्र के राशि के बदौलत छत्तीसगढ़ में विकास कार्य जो दिखाई दे रहे हैं केंद्र के राशि के बदौलत। आरक्षण को लेकर चल रही सियासत फिलहाल तो थमती नहीं दिख रही। आरक्षण की पिक्चर कब क्लियर होगी, इसका भी फिलहाल कोई जवाब नहीं। लेकिन चुनावी साल में प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग को साधने की कवायद जरूर जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा है जहां ओबीसी वर्ग अगर चुनाव जिता सकता है तो सत्ता से आपको बाहर भी कर सकता है। प्रदेश के लगभग आधी सीटों पर प्रत्यक्ष तौर पर ओबीसी निर्णायक स्थिति पर है। आलम यह है कि अब दोनों ही पार्टियों के लिए ओबीसी को अपने खेमे में मिलाने के लिए नए दांव लगातार पार्टियां चल रही हैं। सूबे के मुखिया खुद ओबीसी वर्ग से हैं, जिसके जवाब में बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलकर ओबीसी वर्ग से चुनना पड़ गया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। जाहिर है ओबीसी की ताकत का एहसास दोनों ही राजनीतिक दलों को बखूबी है। अब इन सब हालातों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया दांव ओबीसी के लिए नया जातिगत जनगणना का खेल खेल दिया है। इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिख दिया है। चुनाव के ठीक पहले इस तरह के दांव को बड़े चुनावी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि इसके जरिए भूपेश बघेल ने एक साथ 2 निशाने साधे हैं। चुनाव के ठीक पहले जाति जनगणना वैसे भी संभव नहीं है, लिहाजा कांग्रेस इस बात का खूब प्रचार प्रसार करेगी कि भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है और साथ ही साथ वो तो न तो आदिवासियों को उत्थान चाहती है और न ही पिछड़े वर्ग का। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। ओबीसी वर्ग के लिए अलग से जातिगत जनगणना की मांग कर क्या भूपेश बघेल ने चुनावी दांव खेला है? क्या फिर इसके पीछे कुछ और राज है? जनगणना पर आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दांव सिर्फ विधानसभा चुनाव तक है या आगामी लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर दिखेगा? जाति जनगणना होने पर कांग्रेस को कितना फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा और सबसे बड़ी बात, जातिगत जो जनगणना है नहीं कराने के पीछे आखिर राज क्या हो सकता है? आज इस पूरे विषय पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ संविधान के जानकार हैं, वो भी मौजूद रहेंगे, डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, बहुत स्वागत करता हूं इनका। हमारे साथ केदार गुप्ता साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। चूंकि पीएम ने को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ने, तो शुरुआत में केदार गुप्ता जी से करूं। केदार जी, आज ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना की बात मुख्यमंत्री ने की है। बहुत सारे लोग हैं, चंद्राकर साहब भी ओबीसी वर्ग से हैं और बहुत सारे हो सकता है बंसाली साहब भी ओबीसी वर्ग से हों, बहुत सारे लोग हैं जो ओबीसी वर्ग से हैं। क्या आप मुख्यमंत्री की मांग का समर्थन करते हैं केदार गुप्ता जी? देखिए, सीधी बात है कि
माननीय भूपेश बघेल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश में, ये आरक्षण के विवाद को राजनीतिक रूप दे देते हैं। ये आरक्षण इनके लिए कोई समाज को लाभ देने का या समाज इससे लाभान्वित हो, मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल इस राय में है कि ये आरक्षण की व्यवस्था ठीक से जनता तक और युवाओं तक पहुंचे। ये लगातार कहीं ना कहीं उलझा, अगर अच्छा चल रहा था 58% था, फिर इन्हीं के लोग जाते हैं हाई कोर्ट में, कांग्रेसी लोगों ने जाकर याचिका लगाई और बराबर वकील भी नहीं खड़े किए, अपनी मांग इन्होंने आरक्षण की रखी विधानसभा में, वहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरा समर्थन किया। अब आरक्षण के लिए संविधान में नियम है, माननीय मुख्यमंत्री हैं तो उनके सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार हैं, संविधान के जानकार हैं, वो सब जानते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री भी जानते हैं, ऐसा माना जाना चाहिए। और उनको बिल्कुल पता है कि अगर आरक्षण में कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। वो कह रहे हैं कि हमने बना ली है, हमारे पास है, परंतु अगर क्वांटिफाइबल डाटा वो चाहते हैं कि राजभवन में जमा कर देते, विधानसभा में जमा कर देते, उस पर चर्चा हो जाती और वो आरक्षण का मसौदा आगे चला जाता। विधानसभा में जब उन्होंने मसौदा रखा तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ उसे पास कराया, समर्थन दिया कि भाई होना चाहिए। अब वो क्वांटिफाइबल डाटा को दबा के बैठ गए, पता नहीं उसका क्या करेंगे और क्यों बनवाया था। बार बार राज्यपाल महोदया मांग रही थी भाई क्वांटिफाइबल डाटा दे दो, तो वो देने की बजाय वो लिखते थे राजभवन का ऑफिस इधर है, राजभवन का ऑफिस भाजपा कार्यालय। अरे भाई आप तमाशा कर रहे हो, आप माननीय मुख्यमंत्री हो, आपको पता है कि जब आरक्षण का मसौदा विदाउट क्वांटिफाइबल डाटा, संविधान में नियम है आर्टिकल 341, 342, जिसके तहत क्वांटिफाइबल डाटा का आधार मानकर ही उस आरक्षण को आगे आप नहीं देना चाहते और आरोप लगाते हो। मैं फिर से कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आरक्षण को राजनीति का खेल बना चुके हैं। और जनगणना कितना बांटोगे? जनगणना तो हर बार होती है, ओबीसी की भी होती है, इस बार भी हो जाएगी। आप ये जो पत्र लिख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप पत्र बार बार प्रधानमंत्री जी को लिखकर अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि आरक्षण की व्यवस्था को तत्काल लागू करवाएं, क्वांटिफाइबल डाटा जमा करें ताकि आरक्षण बराबर मिल सके। जनगणना जिस दिन होनी है वो तो तय है, हो जाएगी। नितिन जी, चुनाव के ठीक पहले जातिगत जनगणना वैसे भी संभव नहीं है, चुनाव के वक्त में कैसे हो सकता है बताइए जनगणना का ऐलान? मैन पावर काफी लगता है। अभी आप विधानसभा चुनाव करवाएंगे कि जनगणना कराना चाह रहे हैं या केवल लेटर लिखकर राजनीति करना चाह रहे हैं? ये मांग कोई आदित्य जी आज की नहीं है, ये चुनाव तो अभी नजदीक है। ये मांग तो शुरू से की जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से शपथ लिए तब से कि भाई ये जनगणना होनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि कौन सी जाति के, कौन से वर्ग के लोग इस देश में, इस प्रदेश में कितने हैं। ये तो एकदम स्वाभाविक बात है। क्यों जनगणना को करवाना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये महत्वपूर्ण है। केदार गुप्ता जी अभी कह रहे थे कि ये क्वांटिफाइबल डाटा नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। इन्होंने कौन सा क्वांटिफाइबल डाटा दे दिया था या ऐसा क्या दे दिया था? जो शपथ पत्र दिए थे, जो 58%, जो लंगड़ा विधेयक पास करके जो इन्होंने भेजा था, जिसमें हाईकोर्ट में चैलेंजेस हुई और जिसमें ननकी राम कंवर की एक जो इन्होंने समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट, यहां तक कि शपथ पत्रों में भी सही तरीके के हस्ताक्षर करके या सही ढंग से उसको प्रस्तुत नहीं किया था कोर्ट में, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि ये विधेयक हाई कोर्ट में ध्वस्त हो गया। हमारे विद्वान वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में इसमें फाइट करते हुए वापस इस 58% को जीवित किया, पर हमने इसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाकर 32, 13, 27 एवं 4 ये एक अलग व्यवस्था हमने लागू की 76% की, जिसको हमने विधानसभा से सर्वसम्मति से लागू करके हमने राजभवन भेजा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि राजभवन भेजा, हमने उसमें अपनी विधानसभा में सहमति भी दी। तो सहमति दी तो जाकर एक बार भी राजभवन में जाकर ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं की कि भाई जो विधेयक आया है ये जनहित में आया है और आप इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर ही उस आयोग के क्वांटिफाइबल डाटा का आयोग जो बना था उसकी अनुशंसा पे ही ये जो क्रमशः जो आरक्षण की जो व्यवस्था हमने जो लागू करके विधानसभा से माननीय राजभवन में राज्यपाल महोदय को भेजी है वो क्यों अटकी हुई है? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका और चोर मचाए चोर वाली कहानी है और कुछ भी नहीं है। जवाब दीजिए। एक लाइन सिर्फ कहना चाहूंगा, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं क्वांटिफाइबल डाटा का आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट बनाई, उसके आधार पर आरक्षण बनाया और रिपोर्ट नहीं देंगे।
मैं तो यही कह रहा हूँ। और हम राजभवन गवर्नर मैडम ने तत्कालीन गवर्नर मैडम ने 10 प्रश्न पूछे 10 प्रश्न पूछे पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा को पारित हुआ और सवाल जो विभागों से पूछा तो सवालों का जवाब बनाकर भेज दिया गया। आप लोग आरक्षण विरोधी है, आपके वो आरक्षण चिप तो हमने आरक्षण का बिल में आपका समर्थन किया। जी जी चंद्रका साहब, छत्तीसगढ़ में जो लेटर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, कभी राज्यपाल को लेटर, कभी गृह मंत्री को लेटर, कभी प्रधानमंत्री को लेटर, इससे कोई फर्क पड़ता भी है? कोई जवाब आता हो केंद्र से? ऐसा लगता है आपको? या शायद लेटर भेजने के पहले मीडिया में जरूर वायरल हो जाता है वो लेटर, ऐसा लगता है कि वहां से कुछ इसका जवाब भी कभी आता होगा? आदित्य जी, आज आपका जो विषय है, जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे, गुलाम थे, तो भारत में जातिगत जनगणना 1931 में हुई। उसके बाद जो भी पार्टी सत्ता में रही वो जातिगत जनगणना आज तक नहीं कराए। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के अध्यक्षता में जो मंडल कमीशन पारित हुआ, मंडल कमीशन के कुछ प्रावधान को लागू किया गया, लेकिन उसमें जो बात है, विंदेश्वरी प्रसाद जो मंडल जी थे वो स्वयं मंडल कमीशन को इस अंदाज में रखे। पहला ये था कि एक वर्ग वो है ओबीसी समाज में जिनके पास में जमीन है, दूसरा वर्ग वो है जो कामगार लोग हैं, जो काम करते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, नाई वगैरह जितने भी हैं ये सब इस कास्ट में आते हैं। उनके लिए रस्तोगी कमेटी का निर्माण किया गया और पूरा 27% जिसमें जमीन जिनके पास में है उन्हीं को ना मिले, वरन कामगारों को मिले। 2010 लोकसभा के फ्लोर में डॉक्टर मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो बीजेपी से गोपीनाथ मुंडे जी साफ साफ बोले कि आपको 11 में जो सेंसस रिपोर्ट आप करेंगे, जनगणना करेंगे, वो जातिगत हो। उसके बाद 2018 में जब बीजेपी की सरकार आई तो राजनाथ जी भी पार्लियामेंट में बोले, लेकिन 2020 में क्योंकि यह दायित्व गृह मंत्रालय का है तो गृह राज्य मंत्री जी ये बोले कि 31 के बाद जातिगत जनगणना चूंकि नहीं हुई है तो हम अभी तैयार नहीं हैं। अब उसी दरमियान कोविड आ गया। इस दरमियान एनडीए में थे जब नीतीश कुमार जी और विपक्ष में लालू प्रसाद जी के सुपुत्र तेजस्वी और बीजेपी के जो विधायक हैं, ये सब जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिले। प्रधानमंत्री जी हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे ऐसा नकारे नहीं उस मुलाकात में। अब बात यह आ रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, एफिडेविट दिया गया, बिल्कुल, और एफिडेविट के पास 5वां नंबर पैराग्राफ जो है, उस कारण से उस एफिडेविट को वापस लिया गया, दूसरा एफिडेविट दिया गया। तो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत की राजनीति में यह विषय आज सबसे बर्निंग हो गया है। आदित्य जी, जी आप लोगों का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था, मुझे याद नहीं कि किस नेता ने वो स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उनका कहना था कि क्वांटिफाइबल डेटा जो इकट्ठा किया गया राज्य सरकार के द्वारा बीजेपी चाहती है कि उसको सार्वजनिक किया जाए, जनगणना तो बात की बात है। ऐसी डिमांड क्यों हो रही है? ऐसी बातें आप लोगों के खेमे से क्यों आ रही है? क्या कारण है इसका? नहीं, मैंने कहा आपको कि कोई भी कानून पास होगा जिसका विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है आरक्षण का, वो उसका संविधान में आधार है क्वांटिफाइबल डाटा। क्वांटिफाइबल डाटा मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि बना है, उसका आधार वही है, परंतु देंगे नहीं। अरे देंगे नहीं तो राज्यपाल जी देखेंगी कैसे? देखेंगी कैसे नहीं तो उसको अटैच करके राष्ट्रपति जी को भेजेंगी कैसे? वो थोड़ी लागू कर देंगी, वो राष्ट्रपति जी को जाएगा, वहां से फिर जारी होगा, परंतु ये देने को खाली नहीं, तो आधा अधूरा पत्र कैसे कानून बन जाएगा? तो आज भी मैं मांग करता हूं माननीय भूपेश बघेल जी से कि उन्होंने जो पत्र लिखा है वो खाली राजनीति में उलझाने के लिए है, और जो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चल रहा है और अपराधगढ़ बन गया है, चाकूपुर लोग पिस्तौल लहरा रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं, उन सबको छुपाने के लिए ये लेटर की राजनीति शुरू कर दी है। अरे पत्र लिखो आपको मेरा एक लाइन मणिपुर पे बात करते हैं, तब आपको वहां पे अडानी को 20,000 करोड़ कहां
एक शब्द में आप घुमा फिरा के राम मंदिर में ले जाए और प्रधानमंत्री जी को इसमें एक लाइन, भाई आप पत्र लिखो जरूर, आप मुख्यमंत्री हो, आप लिखो चीफ सेक्रेटरी को छत्तीसगढ़ के कि ये भ्रष्टाचार मेरी सरकार में इतना क्यों हो गया, 2 IAS जेल कैसे चले गए। आप होम सेक्रेटरी को पत्र लिखो कि इतना अपराध क्यों बढ़ गया। अरे छत्तीसगढ़ का लाभ होगा। आप पत्र लिख रहे हो, अपराध में आरक्षण को राजनीति कहाँ लिखना चाहिए, कैसा होगा। किसी भी जनता ट्रस्ट है, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके शासित राज्यों में आप लोग हथियार के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने जो क्वांटिफाइबल डेटा विधानसभा के पटल पर नहीं रखा, बीजेपी लगातार मांग कर रही है वो डेटा रख दीजिए, क्यों नहीं रख रहे हैं आप लोग। डेटा अगर सार्वजनिक कर देते हैं नितिन जी, जातिगत जनगणना की जो आप लोग मांग कर रहे हैं शायद उसको और बल मिलता। ठीक कह रहा हूँ नितिन जी, मतलब एक बल मिलता भाई। जनगणना की मांग अब नहीं करें क्या? ये नहीं चाहते क्या जातिगत जनगणना नहीं चाहते क्या? केदार गुप्ता जी आप नहीं चाहते क्या कि जो वर्ग है, जो हमारा शोषित वर्ग है, जो प्रदेश का देश का दलित वर्ग है, उनको उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको आरक्षण मिले क्या नहीं चाहते? क्या जाति जनगणना नहीं चाहते? RSS चीज जो है वो खुद कह चुके हैं सार्वजनिक उसमें आरक्षण समाप्त कर दे। ये किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? ये किस आरक्षण की वकालत करने बैठे? हमने अभी भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है और हमने जो विधानसभा से जो विधेयक अरे पहले ही लागू था, गैर कानूनी तरीके से राजभवन कर दिया, रोका गया। हाल ही में तमिलनाडु में इसी प्रकार का एक विधेयक पास होकर जो पहले सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि इस तरीके से विधेयकों को बिना कारण के लंबे समय तक रोका जाना गवर्नर हाउस में उचित नहीं है। आपका कहीं से विषय आरक्षण देने का नहीं है, भाजपा आरक्षण का समर्थन करती है। बात तो सही है, अगर आप जनगणना की बात कर रहे हैं तो अभी के वक्त में संभव बिल्कुल नहीं, चुनाव आपके नजदीक है, लेकिन आप लोगों ने जनमत संग्रह तो करवाया था ना, लोगों से अपने पूरे प्रदेश में डाटा इकट्ठा करवाया था, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहती सरकार? क्या इसके पीछे कोई आंकड़ों का फेरबदल है या क्वांटिफाइबल डेटा वाकई में इसके बीच में राजनीति कहीं घुस गई है? चंद्रकांत साहब, बिल्कुल सर्वेक्षण करवाया गया और वो उसे सर्वेक्षण ही कहा जाएगा क्योंकि ये 1948 के एक्ट जिसका आप अपने ओपनिंग में जिक्र किए थे आदित्य जी, उसके अनुसार ये केंद्र सरकार केंद्रीय सूची में शामिल है। मूल बात यह है कि यह जो राजनीति है, विदेश्वरी प्रसाद मंडल का रिकमेंडेशन उस समय की जो सरकार थी वो नहीं लागू की, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा मंडा उनके कार्यकाल में लागू किया गया। उसके बाद फिर कमंडल की राजनीति आई, कई राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे आदित्य जी उस समय के जो मंडल विरोधी जो आंदोलन चला उनको फाइनेंस भी किए थे। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, मेरे पास इसका साक्ष्य है, नाम नहीं लूंगा। लेकिन अब क्या हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में जब गोपीनाथ मुंडे जी पार्लियामेंट में उठाए यह प्रश्न तो बोले कि हम कराएंगे, और वो करवाए भी, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इसी बात को राहुल गांधी जी भी कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन में बोले कि अब हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। पास टाइम खैर पुरानी बातें हो गई। आज नाउ ए डे ये है कि जब तक अब दो तरह की बात हो रही, सर्वेक्षण आप कराओगे, चाहे सामाजिक कराओगे, चाहे आर्थिक कराओगे, चाहे शैक्षणिक कराओगे, तो उसमें आप 90 के दशक के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद जिस तरह से भारत में विपुल पैमाने पर पैसा आया और लोक कल्याणकारी कार्यों में सरकारें खर्च कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या होल स्टेट गवर्नमेंट हो, तो यहां पर ये ओबीसी वर्ग ये मान के चलता है कि अभी हमें सिर्फ 14% मिल रहा है, कई राज्यों में 27% का रिकमेंडेशन है। लेकिन 27% में भी एक महीन स्टैटिस्टिक्स है आदित्य जी, वो है रस्तोगी कमीशन के एक रिकमेंडेशन के अनुसार जिनको लाभ 933 जातियां लॉकडाउन फिगर इतनी है जिनको लाभ ही नहीं मिला, और जो परिवार लाभ लेते गए वो लेते गए। तो यहां पर मूल बात है आंकड़ा आना चाहिए। आंकड़ा आएगा तो केंद्र सरकार के लिए भी वो बहुत बड़ी बजट देती है, स्टेट गवर्नमेंट बड़ी बजट देती है,
तो उसका फ्रूटफुल सदुपयोग हो सके। इधर जी आप लोग तो वैसे भी पिछड़ा वर्ग के संरक्षक हैं, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से, नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा वर्ग से, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष जो बना है वो भी पिछड़ा वर्ग से हैं। आप लोग की राजनीति भी शुरू से आदिवासियों और ओबीसी वर्ग की इधर गिद्ध घूमती है, तो ये अच्छी बात है ना, जातिगत जनगणना की मांग अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आप भी एक पत्र लिख दीजिए, हो सकता है आपके समर्थन करने से शायद जल्दी हो जाए, भले ना हो लेकिन पत्र लिखने से कम ओबीसी जो वोट बैंक है वो आपका तगड़ा हो सकता है कि ना जी? पत्र लिखने से पत्रों की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सच्ची समाज सेवा करना चाहती है। हम 58% जो दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल किया, इन्होंने उससे बड़ा 76% का आरक्षण का मसौदा लाया, हमने समर्थन दिया। ये कहते हैं राजभवन नहीं गए थे। एक मिनट हम राजभवन गए थे, राजभवन गए थे, उन्होंने कहा कि 25 डाटा मुख्यमंत्री को 25 डाटा भेजो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम विधानसभा पटल में रखेंगे, विधानसभा पटल में मांगा तो कहते हैं कि हम बाद में देंगे। माननीय राजभवन से पत्र लिखना है ना, गवर्नर मैडम ने भूपेश बघेल जी से आग्रह मांगा था, मैं आपके चरण में आग्रह करता हूं, भाजपा विधानसभा विधानसभा में समर्थन मिला है, आप 25 आरक्षण की व्यवस्था को आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आदिवासी आरक्षण का विधेयक विधानसभा में लाइए, आप करके भेजिए के लिए आप क्यों आरक्षण के इसी प्रकार का विधेयक आपकी सरकार है, और जब आरोप चिट्ठी लिख के गवर्नर हाउस को आप लोग राजनीति का अड्डा बनाना चाहते हैं। क्वांटिफाइबल डाटा है, दे दो, वहां से राजभवन से राष्ट्रपति निवास जाएगा और वहां से राष्ट्रपति निवास जाने का मामला। अरे एक और चिट्ठी आपके मुख्यमंत्री जी के पास है, मैं बार बार मांगता हूं, देते नहीं। होना जाना तो देखिए कुछ नहीं है, कुल मिलाकर आपकी नजर छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में मौजूद ओबीसी वोटर्स पर। हमारे पास जो खबर आ रही है वो बता रही है आपके कई ओबीसी विधायक हार की कगार में, कुछ मंत्रियों पर भी हार का खतरा मंडरा रहा है, उनको बैकअप देने की प्लानिंग तो नहीं है जातिगत जनगणना? समझ में नहीं आता आदित्य जी, ये रिपोर्ट आती कहाँ से है कि हमारे विधायक हार रहे हैं या मंत्री हार रहे हैं? कभी कोई कुछ भी देखिए, चुनाव का समय है, कोई कुछ भी बोलता है, ऐसी कोई रिपोर्ट की बात भी नहीं है। और हम तो देखिए शायद सारे वर्गों, सभी वर्गों का, एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, जो भी वर्ग है, सारे वर्गों का, महिलाओं का, युवाओं का, हर वर्ग का इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने ध्यान रखा है, ख्याल रखा है। और हम हमारे इन 4.5 पौने 5 वर्षों के कार्यकाल को लेकर आम जनता के बीच जन आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। और देख लीजिएगा अब की बात जो है, हम 75+ पे काम कर रहे हैं और फिर ये इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगे आपके नवंबर के बाद भी, बाकी होना जाना कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा समर्थन दिया था विधानसभा में। चलो ना गवर्नर हाउस साथ में कल। ऐसे पत्र से क्या वोट बैंक प्रभावित होता है? पत्र लिखने से क्या ओबीसी की सहानुभूति सरकार पर आ जाएगी, कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल लेंगे? सीधा सा जवाब, एक सवाल और इसमें जोड़ रहा हूं, यह आरक्षण का डैमेज कंट्रोल तो नहीं? चंद्रकांत साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न है आदित्य जी। देखिए सीएम साहब क्या बोले कि ओबीसी लोगों का जो संगठन है, महासंगठन, वो मुझसे मिले, इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल जी के साथ भेंट करना चाहता हूं। अब ये सिर्फ वो कह सकते हैं कि एक तरफ है टेक्निकल विषय और दूसरे तरफ है मास। अब मास को किस तरह से मोड़ना है? अब उन सीएम साहब को ये लगता है कि चूंकि वो ओबीसी समुदाय के लोग मेरे से संवाद किए हैं तो एज ए सीएम मेरी जिम्मेदारी है मैं बात करूं, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी को देखें तो टेक्निकल विषय जो हुआ है इस कारण से। लेकिन अब विधानसभा चुनाव सामने है, इसलिए अब निश्चित रूप से कांग्रेस क्योंकि 76% का जो आरक्षण लाई थी और जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, समर्थन दिए थे, अब उसको वो विषय बनाना चाहती है। तो देखिए आरक्षण बड़ा मुद्दा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ओबीसी वैसे भी 50% आबादी आसपास जो है छत्तीसगढ़ में ओबीसी की, हर कोई चाहता है ओबीसी वोटर्स उसके साथ कहीं न कहीं सधे या उसके फेवर में जाए। कितना फेवर में जाएंगे, लेटर लिखने का कितना प्रभाव पड़ेगा, ओबीसी आरक्षण आने वाले समय में किस प्रकार से और कितना बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा, सबकी नजर रहेगी। लेकिन एक बात बहुत साफ है, मामला केवल विधानसभा चुनाव का नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव का भी है। आप सभी हमारे जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे